आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, लास्ट पार्ट। और मॉडर्न इंडिया की प्रॉपर नींव जो हम रख रहे थे उसकी नींव आज रखी जाएगी कंप्लीट। इसके बाद आप बेहतर रूप में ये समझ पाएंगे कि मॉडर्न इंडिया में क्यों 1707 ऑनवर्ड मुगल एम्पायर की प्रेस्टीज सडनली डाउनफॉल हो गई। सेकेंड एस्पेक्ट, क्यों मुगल कोड जो कभी अपनी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और हाई लेवल एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए जाना गया था, आज बड़े पैमाने पर बिखर गया है। मुगल एम्पायर जहाँ पर कभी भी गवर्नर और मनसबदारों ने सर उठाने का प्रयास नहीं किया था, आज वहाँ पर आपको कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स नज़र आएंगे जो कि मुगल मशीनरी के गवर्नर्स के द्वारा ही कार्व आउट किए जाएंगे। क्यों इतने बड़े पैमाने पर भारत में आज कभी पर्शियंस नादिर शाह और कभी अफगान अहमद शाह अब्दाली के द्वारा आक्रमण होते हैं, और वही मुगल एम्पायर जो 200 ईयर्स तक नॉर्थ वेस्ट की पॉलिटिक्स को डिसाइड करता रहा, आज अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में दिल्ली तक को सेव नहीं कर पाता है। और 1739 में मुगल एम्पायर इम्प्रिजन किया जाता है पर्शिया से और फारस से आए हुए नादिर शाह के द्वारा। इन सभी कंसेप्ट्स को समझने के लिए ज़रूरी थे ये 5 लेक्चर्स जो हमने इन दिनों में दिए। आपको समझ आएगा कि क्यों ज़मींदार इतने इंपॉर्टेंट थे कि ब्रिटिशर्स ने आने के बाद उनके साथ लैंड सेटलमेंट अग्रीमेंट किया। आपको समझ आएगा कि आज की डेट में जो नक्सलवाद है वो क्यों उन पर्टिकुलर पॉकेट्स में है जहाँ पर ज़मींदारी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट थे, जिसका अंतिम चरण आज है। आज हमें इसे खत्म करेंगे। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं उस टाइम पर मैंने आपको डिफरेंट स्टेट्स दिखाए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेट अगर हम इंडिया की बात करें तो आपके सामने है कि अगर कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच का ये इलाका, इसे हम क्या कहा करते थे? रायचूर द्वार। किंगडम कौन सी थी आती यहाँ पर? और विजयनगर के बाद यहाँ पर जो डिफरेंट किंगडम्स खड़ी हुई हैं, बीजापुर। वेरी गुड। तो बीजापुर एक इम्पॉर्टेंट किंगडम है जो यहाँ से बिलोंग करती है। देखिए तिलक लगाती है। सेकेंड एस्पेक्ट, अगर आप गोदावरी एंड कृष्णा के बीच के एरिया की बात करें तो यहाँ पे कौन है? अहमदनगर। चलिए, अब आप मुझे इन दोनों किंगडम को किस नाम से पुकारा जाता था वो बताएंगे। बीजापुर में कौन से शासक थे, किस लीनिएज? आदिल शाही। आदिल शाही, वेरी गुड, याद है आपको। तो यहाँ पर आदिल शाही शासक थे। अहमदनगर में कौन से शासक थे? वेरी गुड, निजाम शाही। ये सारे क्वेश्चन हैं, तो निजाम शाही शासक थे। और उसके बाद अगर हम यही गोदावरी कृष्णा तुंगभद्रा एंड कृष्णा तो आपस में मिल गई है, इसके फर्दर स्ट्रेच जो गोदावरी और कृष्णा का आगे है, इस रीजन में देखें तो कौन थे? गोलकोंडा, यानी कि हैदराबाद आंध्रा का मेन एरिया। तो अगर मैं इस गोलकोंडा राज्य की बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन से शासक थे? ओ वेरी गुड, तो कुतुब शाही। ओके, तो इस तरह से 3 इम्पॉर्टेंट लीनिएजेस देखी हमने। गोलकोंडा राज्य की कुतुब शाही, बीजापुर की आदिल शाही एंड अहमदनगर की निजाम शाही। हमने इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट भी देखा, ये किस पर्टिकुलर रीजन को कंट्रोल करके बैठे हैं। और ऐसे में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो पूरा अहमदनगर से लेकर के बीजापुर के बीच में एक कोस्टल रीजन है। इस कोस्टल रीजन पे इंपॉर्टेंटली रूल करने वाली पावर कौन सी नहीं इमर्ज हो रही थी? मराठास। वेरी गुड, मराठास। और मराठास में 2 विंग इंपॉर्टेंट कौन से थे? एक वो जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी जैसे देशमुख, तो उन्हें हम देशमुख कहते हैं, जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के तौर पर जाने गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट लोग जैसे घटके हुआ करते थे, घोरपड़े भी हुआ करते थे, उसके बाद निम्बालकर भी हुआ करते थे, मोरे भी हुआ करते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट लैंडेड एरिस्टोक्रेट हैं कहीं ना कहीं, जो इंपॉर्टेंट जमींदारी के राइट्स एंसेस्ट्रली होल्ड करके बैठे हुए। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर एक नया विंग जो मराठास का क्रिएट हो रहा था वो कौन था? द फाइटर बैंड्स। और ये फाइटर बैंड्स का जो विंग था, इसकी मेन शुरुआत किसके समय में होती है? शाहजी।
शाहजी, जो किनके पिताजी हैं? शिवाजी। शिवाजी के बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? शिवाजी के बेटे संभाजी। संभाजी, कहीं कहीं शंभू जी भी है। और शंभू जी के बाद कौन आ जाएंगे? याद रखें, संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, संभाजी के ही यंगर ब्रदर राजाराम, ये यंगर ब्रदर हैं। लेकिन संभाजी के बेटे हैं शाहू, छत्रपति शाहू महाराज, जो बाद में आएंगे, मैं बता दूंगा उनका भी सिस्टम। ये इतना क्लियर हुआ तो ये मराठास कहाँ पे घुसे हुए हैं? यही अहमदनगर और बीजापुर के बीच में। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह बिहेव कर रहे थे? देवर वासल्स, देवर फ्यूड, देवर सेमी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ। किसके अधीन? मुगल। तो पैरामाउंट किसकी है? मुगल। तो मुगल पैरामाउंट पावर है यहाँ पर। क्लियर? और इनको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो हम कौन सा स्टेट कह देते हैं? डेक्कनी स्टेट्स। तो यहाँ पर आप बार बार एक वर्ड सुनेंगे, क्या? डेक्कनी स्टेट्स। ओके, तो हमने 3 डेक्कनी स्टेट्स देखे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। हमने मराठास देखे जो एक नए फाइटर बैंड की तरह क्रिएट हो रहे हैं, जो गोरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी कि मराठास, जिनमें शाहजी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। हमने देखा ये सभी किसकी पैरामाउंसी के अंदर आते हैं। अब क्योंकि मराठा तो कोई स्टेट पावर नहीं थे, तो उनके साथ तो मुगल एग्रीमेंट नहीं कर, तो वो उनकी पैरामाउंसी के अंदर तो नहीं आते हैं। वो तो एक तरह से या तो मर्सनरीज के तौर पर बिहेव करते हैं, कभी बीजापुर की सेना की तरफ से लड़ लेते हैं, कभी गोलकोंडा की सेना की तरफ से, कभी अहमदनगर की तरफ से भी लड़ते थे। इसी तरह से मुगल्स भी इनका यूज़ किया करते थे, ये डिफरेंट टाइम पे मुगल्स की तरफ से भी लड़ते रहे। तो जब तक आप डिक्लेयर्ड स्टेट पावर नहीं है, आपके साथ उस तरह की ट्रीटीज, पैक्ट एंड एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते हैं। जिस डिस्क्रिपेंसी ब्रेक करने के लिए ही 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया था, और वो फिर एक प्रॉपर पावर के तौर पर एग्जिस्ट हुए। और हमने देखा कि उसके बाद उनके साथ ट्रीटी, पैक्ट, कितनी भी संधियां करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पिछले फेज में हमने स्टडी किया था कैसे मराठास का स्ट्रगल औरंगजेब के समय में आगे बढ़ता है, कैसे औरंगजेब के द्वारा अपने सबसे कॉन्फिडेंट पर्सन राजा जय सिंह, जो उस समय आमेर से बिलोंग करते थे, आमेर यानी कि जयपुर की रियासत, उनको डेक्कन के इश्यूज को हैंडल करने के लिए भेजा गया था। राजा जय सिंह उसमें सफल नहीं रहे। राजा जय सिंह के कन्विंस करने पर औरंगजेब आगरा गए, शिवाजी आगरा गए औरंगजेब से मिलने के लिए, और यह मीटिंग उस लेवल पे फ्रूटफुल नहीं रही। औरंगजेब के द्वारा एक ह्यूमिलिएशन का जो फेज़ वहाँ पर चला शिवाजी के साथ, इस बात से डिसकॉन्टेंट हो करके शिवाजी ने वहाँ से इवेड किया, और उसके बाद उन्होंने डबल विगर के साथ खुद को फिर से कंसोलिडेट किया, अपनी पावर को मजबूत किया। आने के बाद उन्होंने नीचे जितनी भी मुगल टेरिटरीज हुआ करती थी, उन सभी को ज़बरदस्त पैमाने पर ख़त्म करने का प्रयास किया, और डिफरेंट जो डेक्कनी स्टेट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस किए, जिसमें आप जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन उनका गोलकोंडा के साथ हुआ था, जहाँ पर कुतुबशाही शासकों ने उन्हें बड़े पैमाने पर मदद भी दी थी। ये सारे समीकरण को हमने समझा मराठा के कॉन्टेक्स्ट में। अब इस सारे समीकरण को आज समझेंगे हम औरंगजेब के डेक्कन के कॉन्टेक्स्ट में। तो आज का हमारा डिक्लाइन का जो फाइनल फेज़ है, इसमें सबसे पहला जो फेज़ हमें समझना है वो ये समझना है कि कैसे औरंगजेब ने डेक्कन के मैटर को हैंडल किया, और सेकेंड आस्पेक्ट हम ये समझेंगे कि फाइनल कंक्लूसिव रीजन्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, अल्टीमेटली कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। ओके, उसके बाद मॉडर्न इंडिया, जिसकी बिगनिंग में ये सारा आना है, लेकिन बिगनिंग हम करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यानी कि मई 1498 में पहली बार जब पैर रखे थे पुर्तगालियों ने केरल के कैलिकट में, यानी कि वास्को डी गामा, वहाँ से शुरुआत करेंगे और आएंगे हम फाइनली यहीं पे। ओके, चलिए अब चीज़ों को समझते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, अहमदनगर बहुत समय पहले ही वीक हो चुका था, और इसे लगभग अकबर के समय में ही अटैच करने के प्रयास किए गए थे। किन के द्वारा? मुगलों के द्वारा। फाइनली अहमदनगर ने उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी सीड कर दी थी, जैसे कि बेराड़ एक इम्पॉर्टेंट टेरिटरी हुआ करती थी जो जा चुकी थी मुगलों के पास। उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ा, और 1636 का टाइम था, जो समय बहुत इंपॉर्टेंट था शाहजहाँ के लिए। उस समय में शाहजहाँ ने 1636 में एक ट्रीटी कंक्लूड की थी, और उस ट्रीटी के तहत बीजापुर और गोलकोंडा को सबमिशन करना पड़ा था मुगल्स के सामने। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। मराठास को कंटेन करने का प्रयास किया गया था, और बीजापुर से यह वादा ले लिया गया था कि आप मराठा सरदार शाह जी को
दक्षिण की तरफ अपॉइंट करेंगे, यानी कि कर्नाटका के रीजन्स में आपको अपॉइंट करना है। और आज के बाद आपको मुगल बॉर्डर पर, मुगल टेरिटरी पे किसी तरह के कोई टर्बुलेंसेस नहीं करने हैं। आपको जितने भी मराठास हैं उन्हें अनबे रखना है, उन्हें साउथ की तरफ रखना है, वो नॉर्थ में नज़र नहीं आने चाहिए। और बदले में मुगल्स ने कुछ प्रोमिस किए थे जिन्हें हम अभी टटोलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं औरंगजेब एंड द डेक्कन के 3 फेजेस की। लगभग देखा जाए तो इसको हमने 1658 से लेकर के 1687 का ये जो पीरियड है ये 3 फेजेस में डिवाइड किया। इसका जो फर्स्ट फेज है वो 1658 से लेकर के 1668 तक चलता है। इसका जो सेकंड फेज है वो 1668 से लेकर के ऑलमोस्ट 1684 तक चलता है। और जो थर्ड फेज है वो 1684 से 1687, और 1687 वो ईयर है जब फाइनली गोलकोंडा को अटैच कर लिया गया था मुगल्स के साथ। और जितने 5 दक्कनी राज्य हुआ करते थे वो ग्रेजुअली मुगल्स ने धीरे धीरे खत्म किए। अहमदनगर, बीदर, बेराड़, बीजापुर और गोलकोंडा। सबसे अंतिम गोलकोंडा राज्य था जो मुगलों के साथ मिला लिया गया था। और 1687 में यह संस्करण अंत हो जाता है इतिहास का। लेकिन मराठास अभी भी कंट्रोल नहीं हुए थे। 1707 जब औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी आखिरी सांसें ली हैं तब तक मराठाओं का कंसेप्ट चलता रहा। और आने वाले समय में भी यह हॉन्ट करता रहा मुगल्स को। और एक बड़ी ताकत के तौर पर मराठा उभर करके आए अपने ब्राह्मण सेनापतियों के अधीन, जिन्हें हम पेशवा कह करके पुकारते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए 1 बाय 1 सभी कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए औरंगजेब के समय में कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं डेक्कन में। वो क्या होती हैं? सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट का पॉइंट है ये 1636 की ट्रीटी। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस ट्रीटी की उसे समझते हैं। ये ट्रीटी जो कंक्लूड की गई थी ये शाहजहां के द्वारा कंक्लूड की गई थी। और इस ट्रीटी के द्वारा कुछ प्रॉमिसेस किए गए थे। सबसे पहला प्रॉमिस क्या था? अहमदनगर की कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज हुआ करते थे जो बीजापुर को दे दिए गए थे, जो बीजापुर के कंट्रोल में चले गए थे। बीजापुर के भी कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज थे जो मुगल्स के कंट्रोल में हुआ करते थे, लेकिन मुगल्स ने उन्हें एज अ ब्राइब यूटिलाइज किया था और वो एरिया भी बीजापुरियों को दे दिए थे, जबकि पहले वो एरिया मुगल के कंट्रोल में होते थे। ये एक क्लॉज था इसका। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये हुआ करता था कि इन फ्यूचर में नेवर एवर मुगल्स कभी भी दक्कन के कैंपेन नहीं करेंगे, यानी कि बीजापुर, गोलकोंडा इन राज्यों को तंग नहीं किया जाएगा। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्लॉज हुआ करता था। इसके बदले में बीजापुर और गोलकोंडा कभी किसी तरह की कोई ट्रेचरस एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, जालसाजियाँ नहीं होंगी और वीक नहीं किया जाएगा मुगल एम्पायर को। ये इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां को कंसोलिडेशन करना था। उस टाइम तक काफ़ी बिखराव आने की शुरुआत हो चुकी थी। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये था इस ट्रीटी का कि आप हमेशा मराठास को अपनी सर्विसेज में जब भी इंडक्ट रखेंगे तो आप नीचे की तरफ, कर्नाटका के रीजन की तरफ इंडक्टेड रखेंगे। यह क्लॉज औरंगजेब के खत्म करने की बारी तो अभी आती, लेकिन शाहजहां खुद ही अपनी शर्तों को खत्म कर चुका था। यह सबसे वीकेस्ट पॉइंट रहा है मुगल्स का। क्यों? मुगल अपनी ज़बान के लिए जाने जाते हैं। जब आप एक इतनी बड़ी पैन इंडियन पावर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, आपकी ट्रीटीज़ के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उन्हें ब्रेच नहीं कर सकते। ये फर्दर अलायंसेस को कंसोलिडेट करने में एक वीक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि फिर आपकी ट्रीटीज़ जो हैं वो इनक्रेडिबल नहीं रह जाएंगी। तो अदरवाइज़ अगर वो इनक्रेडिबल ही नहीं रही तो आपके साथ अलायंसेस किस ग्राउंड पे होंगे? क्योंकि उस टाइम पर कोई ऐसे लॉज तो होते नहीं थे। ये लॉ पास हो गया है और आपको ये साथ देना है। अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ ही इंपॉर्टेंट है। अपनी ट्रीटीज़ को खुद ही छोड़ा। 1657 से 1658 के दौरान कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई जिस टाइम पर शाहजहां ने कुछ डिसीजंस लिए। डिसीजन ये लिए गए थे कि जितने इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज जो बीजापुर के अधीन थी, जो बीजापुर को एज अ ब्राइब दी गई थी, उन्हें बीजापुर से वापस छीन लिया जाने का प्रयास किया। जिसमें इम्पॉर्टेंट एरियाज जैसे कल्याणी, जैसे बीदर। कल्याणी और बीदर बहुत समय रहते ही आपने ले लिया था 1657 से 1659 के बीच में। फाइनली आप आगे बढ़े और आपने सतारा 1660 में ले लिया और आगे बढ़ करके शोलापुर भी आने वाले समय में आपने हथिया लिया था, लेकिन वो अभी फाइनली आपके कंट्रोल में नहीं था। तो 1660s का टाइम आते हैं समय, यानी कि शाहजहां का अंतिम समय चल रहा है 1657-58 के बीच में, और 1658 तक गद्दी नशीन हो जाएंगे औरंगजेब। उसके बाद 1660 तक औरंगजेब का टाइम है, जहाँ पर बीदर और कल्याणी आपने अपने मिलिट्री प्रयास से लिया
वहीं इसी तरह से सतारा आपने रिश्वत के माध्यम से, ब्राइबरी के माध्यम से ले लिया था। ये सारे प्रोसेस आपने अपनाए। क्यों ऐसा हुआ? इसके रीजंस तो कहीं भी मेंशन नहीं हैं, लेकिन कुछ कारण कुछ ऐसे हो सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस टाइम पर यह था कि जितने भी डेक्कन में उस टाइम पर मिलिट्री के रिक्वायरमेंट्स थी, वो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही थी। उस समय जो डेक्कन से रेवेन्यू अर्न हो रहा था, इसकी वजह से मिलिट्री उस टाइम पर डिसकॉन्टेंटेड थी साउथ के रीजन में। उनके खर्चे ज़्यादा थे और आमदनी कम हो पा रही थी। बड़े समय तक उन्हें गुजरात और मालवा से आने वाले रेवेन्यू से कॉम्पनसेट करने का प्रयास किया गया, सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक चलना नहीं था। आपको मिलिट्री का खर्चा जो रॉयल ट्रेजरी है वहीं से अफोर्ड करना है। ये एक रीज़न जो लगता है कि शायद मिलिट्री के कंसेप्ट को कंसिडर करके बीजापुर के साथ की गई इस संधि को तोड़ने के प्रयास किए गए कि वो एरियाज़ काफ़ी रिच रेवेन्यू अर्निंग एरियाज़ हुआ करते थे, जो बीजापुर को सीड किए गए हैं अंडर द ट्रीटी, उन्हें फिर से वापस लिया जाए और अपनी मिलिट्री की जो लंबे समय से पेंडिंग मांग है वहाँ पर एक अच्छी खासी खर्चे की आमदनी की, उसको पूरा किया जाए। दूसरा कारण ये प्रपाउंड किया गया था उस समय में कि आपने बड़े लेवल पर कर्नाटका के रीजन में अब तक इस 1636 की ट्रीटी के बाद आक्रमण किए हैं। उसके तहत दो चीज़ें हुई हैं, आपको हाई लेवल पर रिसोर्सेज भी कर्नाटका से मिले हैं और सेकेंड आस्पेक्ट काफ़ी रिच रेवेन्यू अर्निंग एरियाज भी आपके अधीन आ चुके हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपके जस्ट नॉर्थ में मुगल्स ने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपना रखी थी। अगर हम न्यूट्रल ना होते, आप पर कंटिन्यूसली अटैक करते, तो आप कर्नाटका के कैंपेन्स नहीं कर सकते थे, और अगर आप कर्नाटका कैंपेन्स नहीं कर पाते तो आप इतने पैमाने पर अपनी वेल्थ को एनहांस नहीं कर सकते थे जो आज है। सेकेंड आस्पेक्ट, आपके बहुत से ड्यूज़ हैं मुगल्स की तरफ। जिस पैमाने पर आपके रेवेन्यू बढ़े, आपने मुगल्स के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन एज अ वासल नहीं बढ़ाया था, और उसी कंट्रीब्यूशन के तौर पर जो लंबे समय से पेंडिंग है आपके डेक्कन कैंपेन्स के, कर्नाटका कैंपेन्स के बाद, उसी ड्यूज़ के बाबत हम अपने एरियाज़ वापस ले रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके पास नए एरियाज़ आ गए हैं, आपने बड़े पैमाने पर वहाँ से वेल्थ जनरेट कर ली है। सेकेंड आस्पेक्ट, आपके ड्यूज़ हमारी तरफ पेंडिंग है, वो हमें अब चाहिए, ये तर्क दे दिया गया था मुगल्स की तरफ से, और फाइनली इस एरिया को वापस लेने का प्रयास किया। ये कंसेप्ट अपनाते ही मुगल फिर से उस पॉलिसी की तरफ वापस आए जिसे हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ लिमिटेड एडवांस इन द डेक्कन। कंप्लीट एडवांसमेंट नहीं, लिमिटेड एडवांसमेंट। इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा जो ना शायद उस समय में शाहजहां समझ पाया था, जो ना आने वाले समय में औरंगज़ेब समझ पाया था। पर अल्टीमेटली इस कंसेप्ट ने रियून करने का काम किया पूरे के पूरे मुगल एम्पायर को, जिसे अब हम औरंगज़ेब के कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास करेंगे। जब हम औरंगज़ेब के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो 1658 में अपनी पोजीशन पर आने के बाद औरंगज़ेब के दरबार में ऐसा कोई ही हो शायद जो ये कहता हो कि हमें डेक्कन की तरफ एडवांसमेंट करना चाहिए, लेकिन उस समय में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल थिंकर एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड लॉयल एडवाइज़र टू द औरंगज़ेब जो है आमेर के राजा जय सिंह। आमेर के राजा जय सिंह उस समय में बहुत ज़बरदस्त राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, और उनके द्वारा यह माना जाता था, और कह सकते हैं आपके औरंगज़ेब को इस चीज़ के लिए परस्यूएड भी किया गया हो कि हमें डेक्कन पर ऑल एंड ऑल अटैक करना होगा और हमें कंप्लीट डेक्कन कंट्रोल में करना होगा, तभी आप मराठास को कंट्रोल कर सकते हैं। औरंगज़ेब के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ मराठास थे 1645 से 1647 के बीच में। अभी औरंगज़ेब पोजीशन पे नहीं है, वो जस्ट एज अ गवर्नर रूल कर रहा है। 1645 से 1647 के बीच में शिवाजी के द्वारा बहुत सारे फोर्ट एरियाज़ जितने भी पहाड़ों के ऊपर थे वो किले जीत लिए जाते हैं। तेज़ी से वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अपने वेस्टर्न रीजन में जो भी कोंकण के प्लेन की विसिनिटी है उसको कंट्रोल करते चले जा रहे हैं। ये एक तरह का थ्रेट था उस समय के मुगलों के लिए, क्योंकि मुगल्स को ऐसा लगता था कि मराठास अगर एक बार स्ट्रांग हुए, रीजनल पावर की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्हें बाद में वीक करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी कंसेप्ट के तहत जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपने जयसिंह की सलाह को इस वजह से भी एक्सेप्ट किया क्योंकि आप चाहते थे अल्टीमेटली मराठास को खत्म करना। मराठास को किसी न किसी लेवल पर सपोर्ट और समर्थन मिलता रहता था इन डेक्कनी स्टेट से, और इन डेक्कनी स्टेट्स को पता था कि अगर कोई चीज़ एज अ शील्ड एग्जिस्ट कर रही है हमारे और मुगल्स के बीच में तो वो है मराठास। तो वो कभी भी मदद नहीं कर पा रहे हैं मुगल्स की मराठास को एंड करने के लिए। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वो मराठास का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मुगल्स के अगेंस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इस वजह से आपके लिए बोन ऑफ कंटेंशन इस टाइम पर जो है वो है मराठास। आपको मराठा अंत करने हैं, लेकिन मराठा अंत करने के लिए आपको डेक्कन को जीतना होगा। पहले डेक्कन से हमें समर्थन मिलता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलते हैं, आर्मी मैन मिलते हैं, आर्म्स एंड आर्टिलरीज मिलती हैं, ये सारी चीज़ों का समर्थन डेक्कन से मिलता है।
अगर डेक्कन आपके डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मराठास खत्म हो जाएंगे। यह कंसेप्ट जयसिंह ने उस समय में दे दिया था, जिसे समझने में बहुत समय लग गया औरंगजेब को, क्योंकि औरंगजेब कभी भी आउटराइट अनेक्सेशन नहीं चाहता था डेक्कन का। वो लिमिटेड एडवांस की पॉलिसी को ही फॉलो करना चाहता था और बहुत कॉन्शियसली उसने इस पॉलिसी को फॉलो किया। लंबे समय तक उसने डायरेक्टली अटैक्स नहीं किए थे डेक्कन के ऊपर। इस चीज़ को आपको समझना, मतलब डायरेक्टली वो जीतना उसे नहीं चाहता था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उसे फोर्स एक्ट करना पड़ा था उस टाइम पर, क्योंकि वो पॉलिटिकली इस बात को जानता था कि इतना डीप डेक्कन तक आप डायरेक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं रख सकते हैं। अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटीज़ नहीं रह जाएंगी, आप वहाँ के एक प्रशासनिक सिस्टम को नहीं समझते हैं, और लोकल एलिमेंट्स को आपको इंडक्ट करके ही प्रशासन चलाना पड़ेगा। और लोकल एलिमेंट ऑलवेज वहाँ के एक सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट कैरेक्टर से एम्बेडेड हैं, वो कभी भी आपके एक छत्र राज्य के अधीन नहीं रहेंगे। ये सारे कंसेप्ट औरंगजेब जानता था उस टाइम पर, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन फिर भी माहौल और कहानियाँ कैसी बनी उसे हमें समझना होगा। जयसिंह के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की गई 1763 में ही, ये इंपॉर्टेंट डेट है। जयसिंह ने सारा का सारा कंसेप्ट पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली ध्यान से ऑब्जर्व किया। औरंगजेब के द्वारा जयसिंह को ये सलाह दी गई कि हमें बीजापुर और मराठास को एक साथ खत्म करना चाहिए, लेकिन शायद जयसिंह जितनी पॉलिटिकल थिंकिंग डेक्कन को लेकर के उस टाइम पर औरंगजेब के पास नहीं थी, और जितनी इंपॉर्टेंस वो मराठास की जानते थे, वो उनको पता था कि मराठास को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। औरंगजेब अभी उनकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बहुत ध्यान से समझाते हैं कि हम दोनों मूर्खों में से पहले एक मूर्ख को हराते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों को नहीं, क्योंकि उन्हें अंदरूनी खाते ये पता था कि इससे नुकसान मुगलों को ही होगा। फाइनली उन्होंने कन्विंस किया। इसके लिए सबसे पहले आक्रमण उनके मराठास के ऊपर हुए, और 1762-1763 के अराउंड पुरंदर और बाकी किले जितने भी मराठास के इंपॉर्टेंट थे इन्हें गिरा दिया गया। शिवाजी को पुरंदर में ही सीज किया गया था, और उसी के तहत पुरंदर की ट्रीटी भी हुई। शिवाजी को अपने साथ जोड़ा गया और शिवाजी की कुछ शर्तें मानी गई, कुछ मुगल शर्तें भी मनवाई गई, जिसमें शिवाजी ने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, आज के बाद दक्कन में जितने भी मुगल्स के कैंपेन होंगे, मैं सीधे तौर पर पर्सनली इन्वॉल्व रह करके उसे लीड करने का काम करूंगा। ये पुरंदर की ट्रीटी का एस्पेक्ट था। शिवाजी को बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू अर्निंग एरियाज बीजापुर में एलोकेट करने की परमिशन दे दी गई थी, और शिवाजी को ये कहा गया था कि जो एरियाज अब तक बीजापुर के आपके पास हैं और जो बाकी के एरियाज आप आने वाले दिनों में कंट्रोल करेंगे हमारी मुगलों की सेना की मदद से, वह भी आपके पास रहेंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि आपको बड़े पैमाने पर एक लमसम अमाउंट मुगलों को भी देनी है, जो किश्तों में देनी होगी। इस तरह से शिवाजी और मुगल्स के बीच में ट्रीटी कंक्लूड हुई, और मुगल्स के एंड पर जयसिंह और शिवाजी के द्वारा अब आक्रमण बीजापुर पर होगा। ये समय 1665 का है, और बीजापुर पर किए गए इस आक्रमण में ज़बरदस्त हार हो जाती है मुगलों की, यानी कि जयसिंह की, यानी कि मराठास की, यानी कि शिवाजी की, जो इनकी तरफ से लड़ रहे हैं। इसमें हार होने के कारण कुछ इस तरह के हैं कि जयसिंह के द्वारा इवेल्युएट नहीं हो पाया कंसेप्ट कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं इस टाइम पर बीजापुर, क्योंकि बीजापुर को अलायंसेस मिल रहे थे उस समय गोलकोंडा की तरफ से। चाहे वासल्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते हमेशा 30,000 40,000 आर्मी मैन प्रोवाइड कर दिए जाते थे, आर्म्स एंड एमिनेशंस आर्टिलरी प्रोवाइड कर दी जाती थी, जिससे सीधा नुकसान होता था अपोजिंग पावर जैसे कि मुगल्स या मराठास का। सेकंड एस्पेक्ट ये था कि उस टाइम पर जो जयसिंह हुआ करते थे उनको काफ़ी हद तक आपने लिबर्टी दे दी है एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन कंप्लीट आर्मी कंट्रोल नहीं दिया जा सकता था। डेक्कन कैंपेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये रह गया था कि जितने भी मुगल रूलर हुआ करते थे, इनके दौरान पर एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि जब ये पर्सनली मूव करते हैं तब इन्हें कभी कोई नहीं हरा सकता था। एक बार जब ये पर्सनली जा करके किसी खेमे में बैठ जाएं तो विजय सुनिश्चित है। कारण क्या हुआ करता था, क्योंकि जब डेक्कन या किसी भी अदर कैंपेन में मुगल सम्राट स्वयं जाएगा तो उसके साथ कंप्लीट आर्मी जाएगी मुगल्स की, और कंप्लीट आर्मी के साथ फेस नहीं हो सकती थी कोई भी रीजनल पावर, तो जीत तो होनी थी। लेकिन कोई भी मुगल शासक यह रूल नहीं अपना सकता था कि किसी नोबल या किसी प्रिंस को कंप्लीट आर्मी का कंट्रोल दे दिया जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ विक्ट्री और टेरिटोरियल एक्सपेंशन। क्यों? ऐसा शाहजहां ने गलती की थी, औरंगजेब के हाथ में बड़े पैमाने पर मिलिट्री पावर दी थी, और शाहजहां को यह झेलना पड़ा कि अपनी द्वारा नॉमिनेटेड बेटा दारा शिकोह उसे गद्दी पर नहीं बिठवा पाया। अंततः जिसे मिलिट्री का समर्थन था, नोबिलिटी का समर्थन था, वह औरंगजेब ही गद्दी पर बैठा। तो अगर एक बार आप कंप्लीट रॉयल बेस ऑफ मिलिट्री किसी को एलोकेट कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ द एक्सपेंशन और टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट, तो अल्टीमेटली कल को आप भी हराए जा सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री का और नोबिलिटी का फेथ उस पर्सन पे बढ़ जाएगा। यह कारण है कि ऐसा नहीं हो सकता था। यही कारण है कि
कि शाहजहां के समय में चाहे कुछ भी हो, लेकिन औरंगजेब दूर के कैंपेन नहीं कर पाया था, उसे डिस्टेंट कैंपेन करने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, क्योंकि डिस्टेंट कैंपेन के केसेस में वो डिस्टेंट में जा करके उस आर्मी और बाकी लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के डिफेक्ट कर सकता था मेन जो क्राउन है, जो थ्रोन है, उससे। इसी वजह से आपने कभी भी कंप्लीट चार्ज ऑफ द मिलिट्री, आपने कंप्लीट बैंड ऑफ द मिलिट्री रिलीज ही नहीं किया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जय सिंह के पास रिसोर्सेज की कमी रह गई। कंटिंजेंट प्रॉपर नहीं थे उसके पास, टुकड़ियां प्रॉपर नहीं थी उसके पास। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, भाई साहब आर्टिलरी ही नहीं लेकर के गए थे जिससे सीज करना था। अब ये सब चीजें जब क्यों सुनिश्चित था कि जीतेंगे, मराठा पावर साथ है, हराएंगे, लेकिन आपको याद करा दूं कि 18 महीने लगेंगे आने वाले समय में औरंगजेब को बीजापुर भी सीज करके जीतने में, 18 मंथ्स डायरेक्ट मुगल रूलर को। और इस सीज में भी अंतिम के महीनों में औरंगजेब खुद बैठेगा पर्सनली वहां पर। ये गलती की है जय सिंह ने, और आने वाले समय में दिलेर खान भी करेगा। ये पर्सनली उस सीज में नहीं बैठे हैं जा करके, हाँ सीज जरूर किए गए हैं। तो अल्टीमेटली ये सीज कामयाब नहीं हो पाया उस लेवल पर। बीजापुर रॉक सॉलिड रहा, मजबूत रहा, और ज़बरदस्त हार हुई है मुगल और मराठा की कंबाइंड फोर्सेस की। इसने एक नेगेटिव जरूर दे दिया, इसने बड़े पैमाने पर दक्कन राजाओं का वो मरा हुआ यूनाइटेड फ्रंट फिर से जिंदा कर दिया। इसके बाद डेक्कन फिर से यूनाइटेड होने का प्रयास करेंगे, जिसमें गोलकोंडा, बीजापुर और मराठा का एक ट्रिपाटाइट फ्रंट क्रिएट होगा आने वाले समय में, जो बहुत नुकसान देगा मुगल्स को। ऐसी परिस्थितियों में जय सिंह को राज्य के द्वारा लताड़ा भी गया, काफ़ी सारे हरासमेंट लेटर्स भी आए। आप कह सकते हैं कि ये हार और इस तरह के सेंसरशिप्स जो उनके ऊपर लगाई गई केंद्र के द्वारा, यानी कि औरंगजेब के द्वारा, इसी वजह से दिल टूट के 2 ही साल में निधन हुआ उनका। 1667 में जय सिंह चल बसे। 1667 में जय सिंह के चलने के बाद 1668 तक एक ही उपलब्धि मिल पाती है औरंगजेब को कि शोलापुर कंट्रोल कर लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो 1657-58 से 1668 के फेज को हम इस वे में डिमार्केट कर सकते हैं कि ये फेज एक्सक्लूसिवली है किसके अगेंस्ट? बीजापुर के अगेंस्ट। अब ये फेज किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? तो फर्स्ट फेज 1657-1668 एक्सक्लूसिवली डायरेक्टेड टुवर्ड्स बीजापुर, जिसमें से इंपॉर्टेंट टेरिटरीज आपने ले ली हैं। बीदर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिव्या, कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य होते थे कभी, कभी यहीं पे हैं। सतारा, शोलापुर, इस तरह की टेरिटरीज आप ले चुके हैं जो आपको चाहिए थी। कितनी कहानी क्लियर? अब हम नेक्स्ट फेज को समझने का प्रयास करते हैं जो अपने आप में उत्कृष्ट है। 1668 से लेकर के 1684 का जो नेक्स्ट फेज है, ये किस वजह से यूनिक है? इस फेज में खास चीज ये हो जाती है कि ऑलमोस्ट 1668 ऑनवर्ड्स 1681 तक एक तरह का गायब फेज है मुगल्स का डेक्कन में। औरंगजेब एक तरह से गायब है। 2 रीजन समझा देता हूँ। एक, औरंगजेब का एंगेजमेंट इन द अफगान बॉर्डर, वहां पर जो अफगान रिबेल्स एंड रिवॉल्ट्स हो रहे हैं। एंड सेकंड, औरंगजेब का डीप इंटरवेंशन एंड इंटरफेरेंस इन द राजपूत पॉलिसी। 1678 मारवाड़ शासक राजा जसवंत सिंह के निधन के बाद उनकी सक्सेसरशिप की वॉर में एंटर कर जाना, किसका? एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेसरशिप की वॉर क्रिएट की गई, किसकी तरफ से? औरंगजेब की तरफ से। इस लंबे स्पेल में बड़े लेवल पर दक्कन की तरफ औरंगजेब कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं रहा, और इसकी वजह से डेक्कन में एक पावर बहुत तेजी से स्ट्रांग हुई जिसको हम कहते हैं मराठास। मराठास ने 1668 ऑनवर्ड जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर में उन्हें हॉस्टिलिटी झेलनी पड़ी जो 1663 में की गई थी, 2 साल तक शांत रहे शिवाजी दक्षिण आने के बाद, लेकिन शिवाजी उसके बाद बहुत मजबूत हुए। और आपको पता है शपथ कहाँ पर ग्रहण की थी उन्होंने? रायगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में शपथ ले ली, ये एक एक्टिविटी हुई। 1672 में से 2 साल पहले एक एक्टिविटी होगी। गोलकुंडा राज्य में 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का जन्म होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है मकन्ना एंड अखन्ना। मकन्ना
अखन्ना। ये मकन्ना और अखन्ना के द्वारा 1672 से लगभग 1687 तक, जब तक गोलकोंडा एक्सटिंक्ट नहीं हो जाता है, वर्चुअली रूल किया गया है। शासक चाहे कुतुबशाही डायनेस्टी से थे, शासन इन दोनों का हुआ करता था और अल्टीमेट अफेक्शन एंड लव शासक की इनके साथ हुआ करती थी। काफ़ी अथॉरिटी इनको प्रोवाइड की गई थी। इस अखन्ना और मकन्ना ने पूरी तरह से गोलकोंडा और डेक्कन की पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। इन्होंने इस टाइम पर यह ऑब्जर्व किया कि बड़ी तेज़ी से 1674 में जैसे ही रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कर लिया गया है शिवाजी के द्वारा, वो मजबूत हो चुके हैं। आज उनके साथ इंडिपेंडेंट ट्रीटीज की जा सकती हैं क्योंकि वो अब एक स्टेट के किंग डिक्लेयर हो चुके हैं, पैक्ट अग्रीमेंट्स बाकी सब हो चुके हैं। तो इस समय में अखन्ना और मकन्ना के द्वारा एक प्रपोजल ये रखा गया कि हमें एक ट्रिपार्टाइट फ्रंट क्रिएट करना चाहिए अगेंस्ट द मुगल। वो फ्रंट होगा गोलकोंडा, बीजापुर एंड मराठास का। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस तरह से डेक्कन के स्टेट समझ लीजिए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बीजापुर एंड मराठा, गोलकोंडा, बीजापुर एंड मराठा। ये फ्रंट अच्छे तरह से काम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजापुर लेवल पर एक ट्रबल था बहुत इंपॉर्टेंट। बीजापुर से दो फैक्शन निकलते थे उनकी मेन प्रशासन की नोबिलिटी में। दो धड़े हैं, दो ग्रुप हैं। वो कौन है? एक प्रो मुगल, एक प्रो मुगल, एक एंटी मुगल। एक प्रो मुगल और एक एंटी मुगल। अब ये जो प्रो मुगल और एंटी मुगल वाला ये जो धड़े हैं, एक तो धड़ा है जो बीजापुर की नोबिलिटी है, जो बीजापुर के रूलर के साथ है ऑलवेज, जो जिस तरह के डिसीजन राज्य की तरफ से लिए जाएंगे वो उन निर्णयों को स्वीकार करेंगे। लेकिन एक धड़ा है जिसमें एक वर्ग, एक फैक्शन है जिसमें एक वर्ग कभी प्रो हो जाता है और एक वर्ग एंटी हो जाता है। ये दोनों प्रो एंड एंटी होने का काम करते हैं अपने इमीडिएट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि इन्हें मुगल्स की तरफ से कोई एडवांटेज अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से बीजापुर राज्य के अंदर ये फैक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता रहा था, जो या तो कभी प्रो मुगल स्टांस लेता था या एंटी मुगल स्टांस लेता था। और इस पर्टिकुलर समय में मुगल्स के द्वारा औरंगजेब के अंडर बड़े लेवल पर इस फैक्शन को सपोर्ट भी किया गया, वेल्थ भी दी गई, नर्चर भी किया गया और जितनी भी अदर रिसोर्सेज चाहिए थे वो दिए गए कि बीजापुर को इंटरनली फैक्शनली वीक बनाने का काम किया जाए और ये ट्राइपार्टाइट फ्रंट कभी भी खड़ा ना हो पाए। औरंगजेब के एंड पर डायरेक्टली वहाँ पर अवेलेबल ना हो करके भी अपने राज्य के द्वारा यह समर्थन इस फैक्शन को देने से एक कंसेप्ट यह पैदा हो गया कि बड़े पैमाने पर एक डिस्कॉन्टेंटमेंट फैला डेक्कन स्टेट्स में मुगल्स के कंटिन्यूसली इस इंटरवेंशन की वजह से जो बीजापुर में हो रहा था। और अंततः यह निकल करके आ गया कि मुगल कभी भी बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे डेक्कन के, बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में वही सोचेगा जो डेक्कन में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि स्टेट कौन? बीजापुर, कौन? गोलकोंडा, कौन? मराठा। तो अल्टीमेटली इसने यूनाइटेड फ्रंट को और मजबूत किया। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकंड गलती औरंगजेब की हमेशा से ये रह गई थी मराठा के एंड पे, जो इस टाइम पर भी नजर आने का प्रयास हुआ। औरंगजेब एक साइकोलॉजिकली इमेजिनेटिव वर्ल्ड से एक थ्योरी लेकर के आए थे जो कंप्लीटली इम्पॉसिबल थी। वो थी यूनिटी ऑफ द हार्ट्स, दिल मिलाने वाली पॉलिसी। दिल किनके बीच मिले? मुगल, डेक्कन। डेक्कन में कौन? बीजापुर एंड गोलकोंडा। किसके अगेंस्ट दिल मिलाना है? मराठा। हमें यूनिटी ऑफ द हार्ट करना है। किसके अगेंस्ट? एक दिल से, एक मत से मराठा खदेड़ने। ये यूनिटी ऑफ द हार्ट कभी नहीं हो सकता उन छोटे स्टेट्स और उन बड़े मगरमच्छ के बीच में। मछलियाँ कभी दोस्ती नहीं करेंगी, उसे पता है कि जब तक एक दूसरा मगरमच्छ खड़ा है, ये मगरमच्छ हमें नहीं खा रहा है, उसके साथ उलझा हुआ है। अगर हमने वो मगरमच्छ इसके साथ मिलकर खा लिया या मार दिया तो अगला टारगेट हमारा ही, क्योंकि तो भूखा है ना, खाएगा ही खाएगा। तो छोटे स्टेट और बड़े स्टेट के बीच में यूनिटी ऑफ हार्ट कैसा? इसमें तो यही हो सकता है कि एक एक्सट्रीम अल्टीमेट पावर है, आप उसके प्रोटीज हैं, वो पैटर्न है, और ये नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तीसरा, डेक्कन के स्टेट मजबूत होते ही चले गए, मराठास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते चले गए, बीजापुर को भी रियून करने का काम किया था इन बिटवीन मराठास के द्वारा। तो साउथ में 1668 से 1684 के बीच में दो डायनामिक्स इंड्यूस हुए। पहला डायनामिक, बड़ी तेजी से मराठास अब खुद को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं क्योंकि मुगल्स नॉर्थ में कंसंट्रेटेड है, एक अफगान मेनेस है और दूसरा राजपूत। सेकंड, शिवाजी टेक्निकलिटीज को समझ चुके थे और बहुत फास्ट वे में टेरिटोरियल एक्सपेंशन एक बात होती है, उन्होंने अब अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन किया कि उनके नीचे आने वाले लोगों को अगर स्वराज्य बताना है, स्वराज्य माने उनका वो सोवरेन टेरिटोरियल लैंड
जो मुगल्स के लैंड के अंदर से कार्व आउट कर लिया था उन्होंने। तो अगर स्वराज्य स्थापित करना है तो स्वराज्य होता है, स्टेट स्व तभी होगा, बेनिफिशियरी तभी होगा जब भी हमें पॉलिसी बनानी आती होगी, और पॉलिसीज को लागू करने आने के लिए वी नीड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने 8 मिनिस्टर, अष्ट प्रधान का कंसेप्ट भी दिया था। तो सेकंड एस्पेक्ट ये है। तीसरा, वो अपने फॉरेन रिलेशंस और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए खुद को किंग डिक्लेयर कर चुके थे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो एक डायनेमिक में मराठा इस वे में कंसोलिडेट हो गए। सेकंड डायनेमिक्स में गोलकोंडा कंसोलिडेट कर रहा है खुद को कन्ना मखन्ना, और वो मुगल्स को बाहर रखना चाहते हैं। उनका मानना ये कि हम तीनों आपस में डेक्कन के फ्रूट्स शेयर कर लेंगे, अल्टीमेटली बाहर करना है तो मुगल को करना है, वो हमें डेट्रीमेंटल है। तो इसकी वजह से वो तीनों को कंसोलिडेट कर रहे हैं कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। यूनिटी ऑफ द हार्ट विद द औरंगजेब नहीं, यूनिटी विद द बीजापुर एंड विद द मराठास इज गुड। तो वो हमें करना है। तो इसकी वजह से पॉलिटिक्स यहाँ का चेंज हुआ और वो इस वजह से मजबूत हो रहा है। तीसरा, ओवर एम्बिशियस है मराठास। इस ट्रिपाटाइट स्ट्रगल को सफल होने में 2 चीज़ों ने रोका। पहला, बीजापुर के अंदर एक फैक्शन जो मुगल प्रो मुगल एंड एंटी मुगल स्टांस लेता रहता था, और दूसरा ओवर एम्बिशियस होना मराठास का, कि अल्टरनेटिवली इन्होंने खुद से ही कभी बीजापुर को लूटा है, कभी समेटा है, कभी लूटा है, कभी समेटा है, कभी लूटा फिर समर्थन। तो कभी लूट रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इसलिए बीजापुर कंफ्यूजन में है कि करना क्या है। कल को जब हम तीनों मिलकर के यूनिटी ऑफ फ्रंट बना करके मुगलों को खत्म करेंगे तो फिर क्या गारंटी कि मराठा हमारे अगेंस्ट नहीं चले जाएंगे और हमें खत्म नहीं करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट फेजेस इस दौरान चलते रहते हैं। कोई बिग एक्सपीडिशन नहीं किया जाता, लेकिन 1679 1680 में डेक्कन के मुगल गवर्नर, या आप कह सकते हैं मुगल वायसरॉय दिलेर खान के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और यह आक्रमण उस समय बीजापुर के ऊपर है। ओके, इतना फ्लो सारा लेक्चर का समझ आया। 1665 बीजापुर पे मुगल्स का फर्स्ट आक्रमण, वो वाला जो जयसिंह के द्वारा हारा गया। मैं जब फर्स्ट आक्रमण कहता हूँ तो उत्साहित होकर के कहीं फर्स्ट आक्रमण मत निकाल लेना। ये फर्स्ट आक्रमण कौन सा वाला, अंडर लॉरेंसी, ठीक है। और फर्स्ट में वो फर्स्ट मत निकाल लेना बीदापुर, बीदर, शोलापुर, कल्याणी वाले। फर्स्ट कंप्लीट आक्रमण टू विन द गोलकोंडा, ठीक है, नॉट टू रिज्यूम द लैंड्स। तो दिलेर खान के द्वारा इस समय आक्रमण किया जाएगा साउथ में बीजापुर में, और बीजापुर में साउथ में इस समय कुछ नए मैकेनिज्म इंड्यूस हो जाएंगे। पहला एस्पेक्ट ये है, कर्नाटका के रीजन से आपको कुछ फाइटर्स मिलेंगे जो नए तौर पर काम कर रहे हैं। वो कैसे, वो खुद तो इन्फेंट्री पोजीशन में रहते हैं, पैरों से ही मूव करेंगे, मैच बॉक्स का काम कर रहे हैं, और चलते हुए तोपे चलाने की कला है उनके पास। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये कंट्रीब्यूट किए जाएंगे बेराड़ की तरफ से बीजापुर को, और बीजापुर इन्हीं के दम पर इतने समय तक इतनी लंबी सीज को होल्ड कर पाया, जो सीज दिलेर खान के द्वारा की गई थी, मुगल्स के द्वारा की गई। दूसरा एस्पेक्ट, इसी ज़माने में बड़े पैमाने पर मदद की जाएगी मराठास के द्वारा भी, किसकी, बीजापुर की। इन दोनों हेल्प के बेसिस पर उस लेवल पर रिसोर्सेज दिलेर खान के पास ना होने, उस लेवल पर कॉन्टिजेंट ना होना, और बड़े पैमाने पर औरंगजेब का बिजी होना नॉर्थ में, इन सब एस्पेक्ट्स पर बीजापुर फिर से जीत जाएगा। मुगल को फिर से रिट्रीट करना पड़ेगा। ना कोई एरिया आपने जीता, ना रेवेन्यू आपके हाथ में आया, अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज से आपने वो लूज़ किए, नोबिलिटी का और आर्मी का मोराल डाउन गया, और यूनाइटेड फ्रंट का सक्सेस क्लियरली नज़र आया कि अगर हम यूनाइटेड होकर के लड़ेंगे तो क्या क्या हासिल होगा। ये एक बहुत ही नकारात्मक हार थी जो फेस करनी पड़ी मुगल को 1680 में दिलेर खान नाम के वायसरॉय के अधीन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्टिजेंट की कमी इस वजह से है कि वायसरॉयज को उतनी बड़ी सेना नहीं दी जाती जिसमें भय इस बात का रहता है कि कभी आने वाले समय में डिफेक्ट न कर जाए, इंडिपेंडेंस ना सर्च कर जाए। समय बदल जाएगा, अब हमें एक नए फेज़ की तरफ बढ़ना है, जिस फेज़ की शुरुआत 1684 से 1687 के दौरान होती है। इसमें कहानी की शुरुआत 1681 से हो जाएगी, और अब हम उसे समझते हैं। देखिए 1681 के दौरान औरंगजेब अब अपनी डायरेक्ट इंटरवेंशन रखेगा साउथ में। कई तरह के डायनामिक्स भी चेंज हो जाएंगे दक्कन में। वो किस तरह के डायनामिक्स हैं? सबसे इम्पोर्टेंट डायनामिक है कि 1680 में शिवाजी का देहांत हो जाएगा, ये आपने पढ़ा था, और शिवाजी की जगह कमान मिली है संभाजी को। संभाजी जो कि उनके बेटे भी हैं, और संभाजी जो कि उनके सक्सेसर भी थे। संभाजी के द्वारा मराठास को कंसोलिडेट करने का काम किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फाइनली धीरे धीरे जब ये प्रोसेस आगे बढ़